नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार के से संबंधित देश भर के 12 ठिकानों पर छापे मारे। इनमें दिल्ली स्थित बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस भी शामिल है, जो नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा कोलकाता स्थित एक कंपनी के कार्यालय को भी खंगाला गया। इसी बीच ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड कार्यालय को सील करते हुए निर्देश दिया कि एजेंसी की बिना अनुमति के बिना परिसर को नहीं खोला जाए। वहीं ईडी के मुताबिक यह एक फर्जी कंपनी है जिसका इस्तेमाल पैसे के लेन देन में किया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। वहीं ईडी अधिकारियों ने बताया कि पैसे के लेन देन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जुटाने के लिए धन शोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं में छापे की कार्रवाई हुई। Actually, yes, the flag has been made out of khadi, and we think that's a very good idea. Khadi represents India. ये प्रकाश Represents the spirit of India. So we are for the ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. What BJP wants to do is BJP wants that nothing in India should be made by small and medium businesses. They want that everything should be made by 2 or 3 of their favorite big business people. That is why they changed these rules. Their entire idea is to take the money out of these people's pocket, right, and put it into rich businessmen's pocket. Thank you very symbol much. of Mahatma Gandhi, sir. What about your thing, sir? Huh? What about you think, sir? Khadi symbol of Mahatma Gandhi, sir. Charkha is Charkha. The wheel is the symbol of Mahatma Gandhi. It's also the symbol of Emperor Ashoka. It's a historical symbol. 24 नंबर अकबर रोड के सामने, 10 जनपद के सामने, 12 तुगलक लेन के सामने किस तरीके से दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बल हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स, सोनिया गांधी जी की रेजिडेंस और राहुल गांधी जी के मकान को भी घेर लिया है। 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर ये रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं, और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है। बहुत बड़ी सहमति है सभी पार्टीज में कि ये कानून का दुरुपयोग 75 वर्ष में किसी ने नहीं किया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार से लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक कानूनी निर्णय दिया, वो एक अलग स्तर पे है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं लिखा उस निर्णय में कि आप जाके इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसको सिलेक्टिवली इनके विरुद्ध कर सकते हैं, उनको नहीं, उनको बाइज्जत बरी कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इतना बड़ा सार्वजनिक रूप से सहमति इस मुद्दे में, वो भी अपनी एक कहानी बताता है, और हम इसको पूरी अंत तक ले जाएंगे। हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं मुख्य, उनसे ये दलील करेंगे, हम उच्चतम न्यायालय से करेंगे और हर जगह इसको उठाएंगे। कांग्रेस का बयान, सत्य की आवाज नहीं डरेगी पुलिसिया पहरों से, गांधी के अनुयायी लड़के जीतेंगे इन अंधेरों से। नेशनल हेराल्ड का ऑफिस सील,
कांग्रेस मुख्यालय को पुलिस पहरे में कैद करना तानाशाह की डर और बौखलाहट दोनों दिखाता है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी के सवाल फिर भी पूछे जाएंगे। कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर हैं, वहां से दौरे को रद्द करके अब दिल्ली लौट रहे हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो केंद्र सरकार है वो महज 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप दुबे बीजेपी से, भरत प्रजापति कांग्रेस से, दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज पर। सबसे पहले संदीप जी आपके पास आएंगे। कांग्रेस के पास जाने का तो मतलब रहा नहीं है क्योंकि काम आप ही का किया हुआ है सारा। आएंगे कांग्रेस के पास भी, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे, ऐसे ही 12 तारीख आ जाएगी और सदन की कार्यवाही पूरी हो जाएगी। 5 तारीख को कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली थी देश में महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर लगने वाली जीएसटी को लेके। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि लगातार बीजेपी विपक्ष को समाप्त करने का काम कर रही है। चलिए मैं आऊँगा आपके पास। भरत प्रजापति जी, आवाज़ मिल रही है मेरी आपको? मेरी आवाज आपको जी आ रही है, आ रही है, बिल्कुल जवाब रखिए। 2 बातें कहना चाहता हूँ जिस पे ईडी अभी कार्रवाई कर रही है। इसमें 2 विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2013 का एफआईआर है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है कोर्ट में है। कोर्ट को ईडी जो है कोर्ट के प्रति उत्तरदायी है उसका, और बार बार हर मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने वाली कांग्रेस इस मुद्दे पे क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गई? वो सुप्रीम कोर्ट गई भी थी पूर्व में, और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उस पर बहस भी किया था। वो वरिष्ठ वकील हैं और अच्छी बहस करी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उनके बातों से शायद कन्विंस नहीं हुई और ईडी को काम करने का अवसर मिला, मौका मिला। ईडी किसी को तो गिरफ्तार नहीं कर रही है। ईडी बार बार बुलाई, पूछताछ की। आपने जब कहा कि मैं बीमार हूँ, कल चले जाइए, परसों चले जाइए, अपने हिसाब से ईडी दफ्तर भी गए और ईडी जितना कोऑपरेट करना था आपने किया। लेकिन एक बात इस देश को तय करना होगा, खासतौर से देश के नागरिकों को, कि क्या हम एक समूह बना के भ्रष्टाचार करके और अपने भ्रष्टाचार को की जांच कोई एजेंसी न करे, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा समूह है, हमारे पास एक लोग हैं और हम जो चाहे इस देश में कर सकते हैं उस समूह के आधार पे। ये ठीक है, और ये संदेश जो देने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि ये संदेश कांग्रेस को कौन रोका है? कांग्रेस करे ना, अभी धरना करे, कल करे, परसों करे। रोज विपक्ष को कौन दबा रहा है? रोज वो टेलीविजन से लेके और सड़क से संसद तक जो भी कहना है कहती है। गालियां देने का भी काम लोग करते हैं, आलोचना करने का भी काम करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एजेंसियां काम करना बंद कर देंगी, किसी की भी सरकार रही है। 2004 से 2014 के बीच जब सरकार रही तो ईडी ने 116 मामले, कुल 18 भी हो सकते हैं, लगभग इतने मामले से काम किया था। अभी 3000 से ऊपर जांच अभी 7 सालों में जब से हमारी सरकार बनी। ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्पित है और काले धन जहाँ जहाँ है, जिस जगह भी है, और जिन लोगों ने भी गलत किया है, एजेंसियां अगर स्वतंत्र होकर काम करती हैं तो मैं कांग्रेस के लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या भारत की एजेंसियां राज्य सरकारों के प्रति या केंद्र सरकारों के प्रति उत्तरदायित्व है कि न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायित्व है? क्या जो एफआईआर लॉज होती है, वो जो पुलिस होती है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है, या कोर्ट में जो जज बैठे होते हैं, न्यायपालिका में जो जज बैठते हो, वो न्यायपालिका में जाके अपना रिपोर्ट करता है? तो ये सोचने की बात है, हर चीज को राजनीति न करने की दिशा में पहल न हो। और आज जो भी हो रहा है एक नॉर्मल जांच हो रही है, आप अगर ठीक है तो उससे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, भरत प्रजापति जी क्या कहना चाहते हैं? लगातार पुलिस बढ़ती चली गई शाम होते होते, और यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया गया। एआईसीसी के पास भी पुलिस पहुंच चुकी थी। हाँ, नमस्ते त्रिशूल जी और सभी पैनलिस्ट को नमस्ते। नमस्ते। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे नेता ने और हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने ईडी का सपोर्ट नहीं किया या कुछ वहां से भागे। जब भी बुलाया उनसे टाइम लिया गया, टाइम दिया गया, वहां गए, 50-50 घंटे पूछताछ हुई, उनके सारे 100 से ऊपर के सवालों के जवाब दिए गए, और आखिर में इनका भी तो कुछ ना कुछ अगर हम देखेंगे
कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई हो रही है। ये पूरा देश जानता है, भले बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी कह रहे हो कि ये एक षड्यंत्र नहीं है, लेकिन इसमें पूरा षड्यंत्र है। जब 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 यहाँ से नेशनल हेराल्ड में जब वो पत्र जो देश का आजादी का एक समाचार पत्र था, उसके अंदर लोगों को जागरूकता एक देने का काम किया गया था, तो वैसा पत्र समाचार पत्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अगर अपने ही अकाउंट में से पैसे कुछ ट्रांसफर किए और वापस उसने यंग इंडिया को लौटाने के लिए वो चीज, तो जब एक ही कंपनी में से दूसरे कंपनी में लेन देन हो गई है, तो उसमें भ्रष्टाचार की बात कहाँ से आती है? भ्रष्टाचार तो ये होना चाहिए कि इनकी जो मैडम जी है स्मृति मल्होत्रा जी, वो मांगरोल करके गुजरात में गांव है, आप उधर जाके देखेंगे त्रिशूल जी, 7 करोड़ रुपया वहां से सांसद निधि से जो इनका गांव गोद लेने का जो योजना था प्रधानमंत्री के द्वारा रखा है बिना टेंडर का। अब बताइए, ईडी भेजेंगे वहां पर, इनकी जांच होगी। दूसरी चीज, जय शाह के बारे में बात कर लीजिए। वसई के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो जय शाह के अंतर्गत में है पूरा। अब बताइए, इसमें ईडी जांच करेगी? ये देखिए, ये बौखलाहट है, देश की जनता सब जान चुकी है। आज हर चीज महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी आज देखेंगे 25% के ऊपर बेरोजगारी भारत के अंदर है। आप बोलते हो हमारा देश युवाओं का देश है, आप कौन से युवाओं को सक्षम बना रहे हो भाई? आप बताइए ना। आपने जब वादा किया था प्रधानमंत्री के, आप पहले की वीडियो उठा के देख लेंगे, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी देख लेंगे तो उनको खुद को समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहे तो मोदी जी सही बोल रहे थे, अभी तो जो बोल रहे थे वो कर ही नहीं रहे। तो मतलब इनको भी पता है, लेकिन उनकी पार्टी की एक लाइन होती है, उसकी मजबूरी है तो वो नहीं बोल पा रहे, वो अलग चीज है। लेकिन आज देश के जो हालात है, बच्चों जो यंग इंडिया की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पे काफी बच्चों को रोजगार देने की, 2 करोड़ रोजगार देने की बात, तो 25% के ऊपर तो बेरोजगारी बढ़ गई। नकली नोट, अभी जो मैंने पहले भी त्रिशूल जी आपको बताया था, आप बोल रहे थे नहीं कुछ ऐसा था, और संसद में अभी हमारी मंत्री ने भी बता दिया वो चीज कि 2000 के मार्केट के अंदर नकली नोट इतने आ गए हैं, 500 के इतने आ गए, सावधान रहिए। अब बताइए, ये नोटबंदी के पहले सब वादे नहीं थे? यही सब भक्त थे जो बोलते थे इससे आतंकवाद रुकेगा, इससे काला धन रुकेगा। अच्छा बताइए, स्विस बैंक में काला धन बढ़ा कि कम हुआ भाई? कितने लोगों के नाम उजागर किए, जरा बताइए। कितने लोगों के आपने लिस्ट मंगाई थी कि इतने लोग के काला धन वाले जो स्विस बैंक में पैसा था उनका नाम उजागर करेंगे? बताइए किसका नाम उजागर किया, किसको जेल से पीछे डाला? अनिल अंबानी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, बैंक का करप्टेड था, फिर भी उसको किस जगह पर पहुंचाया आपने? आप बताइए जरा उनको। देखिए त्रिशूल जी, इनके खाने के दांत और चबाने के दांत अलग अलग है। हाँ, ये बात सही है कि ये देश के अंदर सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, यहाँ राजा 2 ही होंगे, बाकी सब प्रजा होगी। और यहाँ पर राजा भी जो बनेगा वो हमारा बेटा ही राजा बनेगा, बाकी सब प्रजा होगी। तो इनके नियम वही है। और ये अभी जेपी नड्डा जी ने बयान दिया कि विपक्षी दलों को और क्षेत्रीय दलों को यहाँ हम खत्म ही कर देंगे, कोई नहीं रहेगा बीजेपी के सिवा पार्टी। मतलब आप देश के अंदर तानाशाही लाना चाहते हो। आपके जो दिल में है वो जुबा पर भगवान लेके ही आ रहा है। मतलब जनता ये सब देख रही है कि आने वाले दिनों में हमारा क्या हाल होने वाला है। आज तो हो ही रहा है, सिलेंडर के ऊपर देख लीजिए आप, अभी जीएसटी देख लीजिए। गुजरात के प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं। आज गुजरात का सबसे बड़ा पवित्र त्योहार वहाँ का गरबा है। आज गरबा के जो बहुत बड़े बड़े वहाँ पर ग्राउंड के अंदर शो होते हैं, वो उसके पार्टिस के ऊपर जीएसटी लगा दिया त्रिशूल जी। आप सोचिए ना, अभी चुनाव आने के बाद बोलेंगे हमने जीएसटी अब हम हटा रहे हैं। तो एक जनता को कहीं ना कहीं गुमराह कर अपने बस में रखना चाहते हैं, और कुछ है नहीं। बाकी रही बात हमारे नेता की, हमारी अध्यक्षा की, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर होता था उनका, तो वो इतने दिन जाके ईडी के सामने इतने सवालों के जवाब क्यों देते थे? वो क्यों जवाब देते थे उनके? अरे भाई हमारे अच्छा, दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कर दिया कि भाई जब इसके ऊपर आरोप लगे हैं तो ECIR की रिपोर्ट क्यों नहीं दे सकते हो? ये आपको नहीं देंगे। मतलब आपने लोकतंत्र को, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश, ये बीजेपी ने थोड़ी दिया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कैसी बात आप कर रहे हैं भारत जी? मैंने इतनी देर नहीं बोला आपसे कुछ भी। ECIR की रिपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई।
इसी ना ECI जब जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये रिपोर्ट हम आपको नहीं देंगे, हाँ। जो FIR जो नॉर्मल पुलिस देती है वैसी एक ECIR रिपोर्ट होती है। वो जो लगा है उसके ऊपर तो अपने चार्जेस वो दिखाना चाहिए था आपको। उस रिपोर्ट के अंदर आप नहीं दे सकते हो क्या उसको? ये कहीं ना कहीं आप देखिए, ये पूरा लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं अरे और भाई, देश सुप्रीम का कोर्ट बेड़ा ने गर्क आदेश करने में दिया है, लगे। महाराज इनकी कहाँ हो शिक्षा आप? नीति भी आने वाले दिनों में लोगों को सिर्फ मजदूर स्किल लेबर वर्कर बनाने के ही तहत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ठीक इनके है, हरियाणा ठीक में है। आप देख लीजिए भरत क्या जी, हाल है। भरत जी, भरत जी, प्राइवेट भरत स्कूल जी, में भरत पढ़ोगे जी, मैं 1100 आऊंगा, रुपया आऊंगा, देंगे। आऊंगा, आऊंगा, सरकारी स्कूल में आऊंगा, पढ़ोगे आपके 500 पास रुपया आऊंगा, आपको आऊंगा। देना क्रम होगा। पूरा होने दीजिए एक बार, आपकी मंशा क्रम क्या है पूरा भाई? होने क्लियर दीजिए एक करिए बार, ना। क्रम पूरा होने दीजिए, आऊंगा मैं। दिलीप यशवर्धन जी, सवाल ये नहीं है कि छापा पड़ रहा है, सवाल ये है कि 18 जुलाई से आज आप देख रहे हैं जो तारीख आज है, उस दिन तक सदन कैसे चला, कितना चला और कैसे व्यवधान उत्पन्न हुआ। पहले दिन 4, फिर 19, फिर 3, इसके बाद संजय राउत की गिरफ्तारी, इसके बाद ईडी का वहाँ यंग इंडिया पहुँचना, सील करना। क्या लगता है 12 तारीख कैसे निकल जाएगी? इसका जवाब तो आप सांसदों से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। नहीं, 12 तारीख ऐसे ही निकल जाएगी। जनता के मुद्दे, जनता की बातें, जनता के अधिकार सब धरे रह जाएंगे। त्रिशूल जी, समय तो निकलना ही है और जो निर्धारित समय है सदन चलने का, वो निर्धारित समय अपने निर्धारित समय पर ही खत्म भी हो जाएगा। और जनता के जुड़े मुद्दों को सुनेगा कौन? सरकार तो सुन नहीं रही है, विपक्ष उस तरीके से कह नहीं पा रहा है, सरकार उस तरीके से सुन नहीं रही है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि खाली विपक्षी जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहा है, सरकार भी तो जनता के मुद्दों को नहीं सुनना चाह रही है। अगर जीएसटी पर बात होती है, महंगाई पे बात होती है या किसी और चीज पर बात होती है तो सरकार कहाँ सुन रही है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जीएसटी को लेकर के जो एकदम जनता के हित में नहीं है, एकदम टोटली जनता के अगेंस्ट है, लेकिन सरकार कहाँ सुन रही है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष करेला ऊपर से नीम चढ़ा। विपक्ष भी अपनी बातों को कहने के बजाय सिर्फ हंगामा करने पे तुला हुआ है। तख्ती लेके खड़े हो जाना, चिल्लाना, ये संसद की मर्यादा नहीं है। संसद में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आप संसद में वो तरीका अपना रहे हैं जो सड़क पे अपनाया जाता है। संसद के तरीके में और सड़क के तरीके में फर्क है। आपको धरना प्रदर्शन कहने करने का, चिल्लाने का, बात रखने का सब अधिकार है, कानूनी और राजनीतिक दोनों अधिकार है। लेकिन आपको ये माहौल समझना होगा कि कहाँ किस बात बिल्कुल, मैं दिलीप जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, सवाल ये है कि लगातार देश में कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक तरफ सदन की कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, 1.5 करोड़ रुपए घंटा खर्च हो रहा है। वो जवाब मैं आपसे ले रहा था और वाकई में गंभीर बात है कि नहीं? आप जो कह रहे थे कि सत्ता पक्ष भी कहाँ सुनना चाहता है महंगाई की बात को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये सदन चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पर है उतनी ही विपक्ष पर है, यानी कि दोनों के ऊपर बराबर से है। और सत्ता भी अगर अपने अहम में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देता है तो सत्ता भी ये नहीं कहा जा सकता कि अच्छा कर रही है। जिम्मेदारी अगर विपक्ष की है तो सत्ता की प्रथम है, विपक्ष की तृतीय है। और ये हमेशा होता है, इस देश का नियम है या राजनीति का नियम है या संसद का नियम है कि विपक्ष ही कहता है और सत्ता ही जवाब देती है। जो सत्ता में बैठा जवाब हमेशा उसी का होता है, विपक्ष की जवाबदेही नहीं होती है, सत्ता की जवाबदेही होती है हमेशा, और विपक्ष सवाल उठाता है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर कहूंगा कि सवाल उठाने का तरीका है विपक्ष का, वो कहीं से भी संसदीय भावनाओं के या संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। वो सड़क का तरीका है जिस तरीके को विपक्ष संसद में अपना रहा है, और शायद इसीलिए इनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है। आप जनता की समस्याओं को संसद में रखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर के आपके साथ जुड़ी हो। और मुझे नहीं लगता है कि जनता कहीं से विपक्ष के साथ जुड़ी है। जिस तरीके से राजनीति में गिरावट आती चली जा रही है, विपक्ष के रिजल्ट्स गिरते चले जा रहे हैं, उससे ये माना जा सकता है कि आप लाख जनता के प्रति अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन जनता आपकी भावनाओं से समर्थन नहीं कर रही है। तो पहले ये जरूरी है कि आप जन जागरूकता फैलाएं,
जो कमियां सरकार की कर रही है उन कमियों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएं, जनता का समर्थन लें और फिर संसद में अपनी बातों को मर्यादित तरीके से रखें, तो शायद आपकी बात सुनी जाएगी। और यही जनता जिसका भला आप करना चाहते हैं, इसी के टैक्स का, इसी की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा इस संसद को चलाने में जाता है, जिनका असर आपको कुछ नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। आप अपना हंगामा करते हैं और आप अपना काम कान बंद कर लेते हैं और समय व्यतीत करके चले जाते हैं, और जो टैक्स का पैसा है टैक्स पेयर्स का, वो चला जाता है। और इसमें भी जो मिडिल क्लास आदमी है उसके ऊपर डबल मार पड़ती है। पहली बात तो सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है, दूसरा महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। उन चीजों पर भी जीएसटी लग गई जिन चीजों पर छोटे लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे छोटे होटल हैं, दही है, दूध है, इन सारी चीजों को लेकर के, और इनको किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं। और टैक्स देने में मिडिल क्लास सबसे आगे है। मिडिल क्लास हर तरीके से पिस रहा है, चाहे संसद चल रही है तो भी और नहीं चल रही है तो भी। मिडिल क्लास तो वहाँ राशन की थैलियाँ भी नहीं ले सकता ना, कतारों में खड़े होके। उसका एक मकान है, उसके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो क्या करेगा मिडिल क्लास? मिडिल क्लास की तो बहुत हालत खराब है। त्रिशूल जी, मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर मरण किसी की है तो वो है मिडिल क्लास की। लोअर क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट एक्सचेकर में 0 है। तो उसके जेब का 1.5 करोड़ रुपया घंटा खर्चा हो या 1.5 अरब घंटा खर्चा हो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, और स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, कोई भी ले लीजिए, इन सब तबके के ऊपर ये सारा बोझा इसी के ऊपर जाता है। संदीप जी, बहुत वाजिब सवाल उठाया है और बहुत वाजिब जवाब इसका होना चाहिए कि क्या जो बातें, संवाद जो होना है, वो संवाद को इस तरह से छत-विछत कर दिया गया है कि संवाद आने वाले समय में और कठिन हो जाएगा अगर इस तरह सत्ता पक्ष कहीं भी अगर सुनेगा नहीं और महंगाई की बात कहीं हो नहीं पाएगी। तो क्या लगता है आपको, सिर्फ आंकड़ों से ही खेल चल जाएगा? चलते कि 2 बातें बहुत समझने की जरूरत है कि जो ये मानसून सत्र सरकार ने कॉल किया था, आया था, उसमें क्या चर्चा होनी, वो चर्चा होनी थी कंटेनमेंट बिल पे। कांग्रेस नहीं चाहती कि पास हो। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल है, वो नहीं चाहती इस पे चर्चा हो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोर्ट बिल था, उस पर विपक्ष नहीं चाहती चर्चा हो। कॉफी डेवलपमेंट जो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल है उसको सरकार लाना चाहती थी। डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब बिल है, उसको सरकार ला रही है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड अमेंडमेंट बिल था, उसको सरकार ला रही है। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल है, ये सब बिलों पे संसद में चर्चा होने को कंपटीशन बिल है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स बिल था, उस पर चर्चा होनी थी। कलाकेंद्र फाउंडेशन अमेंडमेंट बिल पे चर्चा सदन में होनी थी। इसके लिए विपक्ष इस बिल पे, इन सब बिलों पे जो सरकार लेके आ रही है उस पे अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ संदीप जी, एक बात, एक सवाल मेरा ऐड कर लीजिए, एक मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ऐड कर लीजिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐड कर लीजिए कि क्या ये जो लगातार आप कर रहे हैं भविष्य की चर्चा, क्या वर्तमान पे चर्चा होना आवश्यक नहीं है? पहले मुझे लगता है कि वर्तमान पे भी चर्चा होनी चाहिए, भविष्य पे भी चर्चा होनी चाहिए, और सभी पक्षों को सुनना और सभी पक्षों को समझना भी होना चाहिए। हम सिर्फ राजनीति करने के लिए काम करेंगे, एक सरकार है, उस सरकार जो काम कर रहे उसको करने नहीं देंगे और उसका पैर खींचेंगे, कौन रोक रहा है? संभव नहीं है। कौन रोक रहा है? क्या सरकार अपने लिए ला रही है, पूरे देश के लिए ला रही है? पर्सनल प्रोटेक्शन केयर जो बिल है सरकार अपने लिए ले आ रही है कि देश के लिए ले आ रही है? सदन में इस विषय पे चर्चा होगी कि सदन में इस विषय पे चर्चा होगी? कोर्ट ने आदेश दिया, ईडी कार्रवाई कर रही है, किस पे कार्रवाई कर रही है? बना के विपक्ष जो है और इस विषय को लेकर सदन ही न चलने दे, सदन को व्यवधान करे और कहे कि वो देश का सबसे बड़ा चिंतक दल है। वो अपने अपने स्टेट में जहाँ उसकी सरकार है वहाँ पे अपने सरकार को क्यों नहीं बेहतर करती? रोल मॉडल के रूप में अपने सरकार को क्यों नहीं पेश करती? बनस्पत की देश के लिए जो जरूरी है, देश के लिए जो काम हो रहे हैं, उस काम को करने में वो व्यवधान अटका रही है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, हमारे कांग्रेस के साथी और मित्र बोल रहे थे, तो उस विषय को क्लियर कर दूं
जो ईडी की कार्रवाई हो रही है ये कोई राजनीतिक देश और लाभ हानि इससे नहीं जुड़ा हुआ है। ईडी ने जो काम किया है वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से भारत में काम करती है। न्यायपालिका कोई तोता और मैना नहीं है कि वो किसी के इशारे पे काम करे। चाहे ये मन में भ्रांतियां जो कांग्रेस के साथी और लोगों के मन में है या कांग्रेस की भ्रांतियां इस देश में डालना चाहती है, प्लीज ये भ्रांतियां डालना बंद कर दे। काश ऐसा होता जैसा आप कह रहे हैं, शुरुआत से होता ऐसा, और शुरुआत से नहीं हो पाया तो अब होता है ऐसा। काश ऐसा होता जैसा आप कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी ऐसा ही हो रहा है। हमें ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों को न्याय मिलता है, उसके बाद भी कई लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ अन्याय हो गया। तो ये देश है, लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। कांग्रेस कह रही है ना ईडी की नजर में कोई बीजेपी वाला नहीं आ रहा है भाई। कांग्रेस तो साफ कह रही है बीजेपी की नजर, बीजेपी का कोई नहीं आ रहा है व्यक्ति। संस्थाएं, उन संस्थाओं पे आरोप लगाने की काम जब हम करेंगे तो हमें लगता है कि हम इस देश को कमजोर करने का काम करेंगे। ठीक है। भरत प्रजापति जी, ईडी ने सवाल पूछा था 10 जनपद में कितनी बैठकें हुई, क्या हुआ, तो क्या अगला कदम ईडी का 10 जनपद की ओर है? जिस हिसाब से अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि ये राजनीतिक प्रेरित नहीं है या ये बदले की मंशा नहीं है, तो ये पूरा देश जान रहा है, पूरा देश देख रहा है। इनसे मैं कहूंगा बताइए, बीजेपी में सारे जितने, चलो एक एजम्पशन हम मान के चल लेते हैं, यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन आप इस तरह के एक ही, हम कांग्रेस के ही नेशनल हेराल्ड जो देश का समाचार पत्र था, आजादी का एक प्रतीक था, उस समाचार पत्र को ही बचाने के लिए अगर पार्टी ने 90 करोड़ रुपया दिया और उससे एक ही अकाउंट में रिटर्न लिया, तो उसमें भ्रष्टाचार की कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये फाइल भी इनके ही जो विरोधी नेता इनके ही है, सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने ही ये बात वो टाइम पे शायद मेरे ख्याल से निकाली थी। मैं इनसे कहूंगा कि बीजेपी में जितने भी नेता है सब दूध से धोए हुए हैं क्या, मुझे बताइए ना, दूध से नहाए हुए क्या? स्मृति ईरानी के यहाँ पर ईडी भेजोगे क्या, आप बताइए ना। गोवा में जो बार का उनका मसला चल पड़ा है, पूरा वीडियो देश में चल रहा है, आप हिंदुओं की बात करते हो और वो उनकी बच्ची वहाँ क्या बेच रही है आप सबने देखा है। आप बताइए, आप गौ माता की बात करते हो, बीफ सबसे ज्यादा बेचने वाली कंपनी आपके हिंदू भाइयों की है, आप वो 10 टॉप 10 हिंदू भाई जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई करोगे क्या? और उस बीजेपी के कार्यकर्ता है क्या वो? गए? अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी है हिंदू है। आप कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं, देखिए त्रिशूल जी, इनके टोटली मैं बता रहा हूँ ना, इनके मंशा टोटल डिफरेंट है। ये पूरे देश को हाईजैक कर फिर से वही राजा वाली सिस्टम लाना चाहते हैं कि राजा बाकी सब सर पे चप्पल रख के यहाँ से जाएंगे, उस तरह के हालात खड़े करने चाहते हैं। आप बताइए, स्मृति ईरानी जी की जांच होगी, सांसद निधि में 7 करोड़ रुपया बिना टेंडर नोटिस के एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, आप जांच करेंगे? मांगरोल गांव, मैं एड्रेस के साथ बता देता हूँ आपको, आनंद जिला गुजरात में मांगरोल गांव है, वहाँ जांच करोगे आप? देशभक्ति की बात कर रहे थे, आज बीजेपी के दफ्तरों में 10 रुपए से लेके 1000 रुपए के आप झंडे बेच रहे हो। भाई मुझे बताओ ना, आप देशभक्ति कर रहे हो कि व्यापार कर रहे हो? आप झंडे फ्री में दे देते भाई कि लो घरों पे लगाओ, ये देशभक्ति की भावना जगाओ, जबकि यहाँ तो ऑलरेडी देशभक्ति की भावना जगाई नहीं जाती है। भारत माँ है और माँ की मार्केटिंग नहीं होती है, माँ की पूजा होती है, पूजा। उसको देशभक्ति की जरूरत, अंदर से लागनी या एक ममता की जगाने की जरूरत नहीं होती है, बच्चा ऑटोमेटिकली जगाता है अपने दिल के अंदर। तो ये बीजेपी के दफ्तर, सुनिए ना भाई, सुनिए ना, बीजेपी के दफ्तरों के अंदर आज झंडों का व्यापार हो रहा है। मतलब आप देखिए, ये पूरा व्यापारीकरण, ये जो देश में 2 हमारे बैठे हैं राजा जी, वो दोनों राजा गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और दोनों व्यापारी है। और देश में इस तरह का व्यापार कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग को, जैसे हमारे विश्लेषण जो बैठे थे उन्होंने बराबर कहा कि ये पूरे मध्यम वर्ग को पूरा खत्म करना चाहते। मैंने हरियाणा का एग्जांपल दे दिया आपको, आज छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। अगर आप छत्तीसगढ़ में आप देखिए आदिवासियों के लिए कितना विकास का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, कितना उनके लिए योजनाएं लेके आए, इंग्लिश मीडियम के स्कूल लेके। आप आदिवासी की बात करते हो, आपने अगर सदन चलने देता, आपकी जो एक्टर नेता है सदन में हाथ उठाकर
कैसे बात कर रहे थे? हमारे नेता अगर अधीर रंजन जी से वो उस बंगाली भाषा से आते और थोड़ा कुछ बोलते, माफी भी मांग ली, फिर भी आपने देखो किस तरह से हंगामा किया। आप उस चीज पे नहीं बात करोगे? आप अपने लोगों के ऊपर जो दाग लगे हैं उस पे बात नहीं करोगे? आपके यहाँ पर कोई भी दूसरे पक्ष से आता है तो वो पूरा पक्ष आपके यहाँ पर वॉशिंग मशीन में साफ होकर पूरा क्लियर हो जाता है। ये तो कहीं ना कहीं मतलब सवालों के घेरे में ही है त्रिशूल जी। ये चीज होना ही नहीं चाहते हैं। आज अगर हम देखेंगे इस देश के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मैं बार बार सवाल उठाऊंगा। अगर इनको मुझे भी जेल में डालना है तो डाल देना बाबा, लेकिन मैं बताऊंगा ये पूरा टोटली सुप्रीम कोर्ट को भी कटहरे में ही खड़ा करो। सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है। और तो कहीं ना कहीं चलिए, मैं आपको रोकूंगा। आप ऐसी बात मत बोलिए। दिलीप यशवर्धन जी, एक बात बहुत ज़बरदस्त कही है भरत प्रजापति ने इन सारी बातों में कि माँ की पूजा होती है, मार्केटिंग नहीं होती। ये बात बहुत ज़बरदस्त कही है वाकई में। मैं अरे भाई, फोन से जुड़ा नहीं हूँ, मेरा फोन कट गया है। सुन तो रहे ना आप? मैं आऊँगा आपके पास, आवाज़ भी आ रही है आपकी। ये बहुत ज़बरदस्त बात कही है दिलीप जी, ये वाकई में आत्मा को झकझोर देने वाली बात है। हाँ, सही बात है। माँ की पूजा होती है, मार्केटिंग नहीं होती है। माँ मार्केटिंग के लिए होती भी नहीं। और संदीप जी की बातें भी मैं सुन रहा था, बहुत सारी बातों पर, हालांकि उनकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। उन्होंने बहुत सारा कानून गिनाए जिन पर चर्चा होने की बात उन्होंने कही। पहली बात तो ये कि इस देश में जितनी भी चीज़ें हैं वो कानून से ही हैं। हमारे सांस लेने से लेकर के हमारे मरने तक सारी चीज़ें कानून से ही घिरी हुई हैं। जो भी चीज़ें जिन कानूनों का जिक्र संदीप जी कर रहे थे, उन कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए। ये भविष्य के देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो जीएसटी कानून है उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? उसकी जो विसंगतियां हैं उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आज मैंने अगर अपने घर की जरूरत के लिए कोई सामान फाइनेंस कराया, उस सामान पर जो मुझे किस्त के साथ ब्याज देना पड़ता, उस ब्याज पे भी आप मुझसे जीएसटी ले रहे हैं। बताइए, मतलब मैं अपनी घर की जरूरत सामान किस्तों पर खरीद पा रहा हूँ और उस किस्त पर जो मुझसे ब्याज बैंक ले रहा है, उस ब्याज पे भी सरकार 18% जीएसटी ले रही है। तो ये कहाँ की सद्भावना है और कहाँ का देश प्रेम और कहाँ का जनता का हित है? जरा मुझे संदीप जी बताएंगे जरा इस बात पर। ये तो अभी बता देंगे, राष्ट्रवाद की बेड़ियों में जकड़ देंगे आपको। राष्ट्रवाद को उन्नतिशील करने के लिए, राष्ट्र को प्रचंड करने के लिए, व्यापक करने के लिए सब हो रहा है। और क्या, ये बता देंगे अभी आपको। त्रिशूल जी एक सवाल और संदीप जी से है कि मैं अगर अपने भविष्य के लिए जीवन बीमा की पॉलिसी लेता हूँ, उसमें सरकार मुझे क्या सेवा दे रही है? कौन सी सेवा देती है सरकार? लेकिन प्रीमियम पे 18% जीएसटी ले लेती है मुझसे। मैं मेडिक्लेम पॉलिसी कराता हूँ, 1 साल के लिए अगर मैंने कोई मेडिकल सेवाएं नहीं ली तो मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी लैप्स हो गई, लेकिन सरकार ने 18% जीएसटी ले ली। और अगर मैं बीमार पड़ा तो सेवाएं मुझे हॉस्पिटल दे रहा है। सरकार तो कोई सेवा नहीं दे रही, लेकिन सरकार 18% जीएसटी ले रही है। तो साहब ये जनता का हित कैसे है? संदीप जी अगर ये बता पाए। ये भी कानून है संदीप जी, ये भी जीएसटी कानून है। जब कानूनी की चर्चा आप कर रहे हैं, ये भी कानून है। इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर आपकी सरकार को बात क्यों नहीं संदीप जी समझते तो हैं अंदर से, लेकिन अंदर से तो भारतीय ही है, लेकिन भारत के बाद भाजपा भी तो सबसे पहले है। तो बता देंगे वो कुछ भारतीय है, लेकिन ऊपर से तो भाजपा ही है ना। संदीप जी सुन रहे ना आप? साथी की बात सुन रहा था, उन्होंने बहुत ये दिलीप यशवर्धन जी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं आप कांग्रेसी हो गए हैं, ऐसा हो गए, वैसा हो गए। तो मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, उनकी बातें जायज है। और कर की जो व्यवस्थाएं हैं, अचानक से कर की व्यवस्थाएं नहीं लागू होती। भारत को कैसे चलाना है, देश को कैसे चलाना है, ये कर प्रबंधन है। और कर प्रबंधन को लेके सरकारें, वो चाहे राज्य सरकार हो और या भारत सरकार हो, सभी सरकारें मिल बैठ के तय करती हैं। इसकी पूरी समितियां होती हैं और वो समितियों का ये निर्णय है। और कर, मैं मानता हूं कि अभी जो मध्यम वर्ग पे बोझ है या देश पे कर बोझ है, हो सकता है कि कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता हो कि कर प्रणाली ठीक नहीं है। अगर उसमें सुधार की गुंजाइश उन्हें लगती है तो वो बताएं, उस तरह के सुधार करने को सरकार हमेशा। 18 करोड़ लोगों के बाद सब परेशानी है। 18 करोड़ लोगों के बाद सब परेशानी है। और 18 करोड़ लोग वो हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मेरी नहीं, ये भाजपा का कार्यकर्ता विनम्र है, भाजपा की सरकार विनम्र है। वो ऐसा नहीं है कि जैसा कांग्रेस या विपक्ष के लोग वो हिटलर सरकार और ऐसी बातें करते हैं जो सुन के मन
दुखी हो जाता है। ये सोचने की जरूरत है कि सदन सबका है, ये देश सबका है और सबकी महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में है। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सबको मिलके जो जहाँ है जैसे अच्छा सोचने, अच्छा करने की जरूरत है। कोई हमारा विरोध करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दुश्मन है, उसकी वैचारिक भी विरोध होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि हमसे बेहतर इस देश के लिए दिलीप हर्षवर्धन जी से मैं कहूँ क्या आपसे सवाल दोहरा दें। हम कर रहे हैं जिस विषय पे हम प्रश्न आपका है, जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि सदन की कार्रवाई जितने बिल मानसून सत्र में सरकार लेके आई है, सरकार उसको जरूर पास करेगी। सदन की कार्रवाई हम तो ये चर्चा कर रहे हैं, ईडी नोटिस चिपका देती है, सदन में कभी 4 निकाले जाते हैं, कभी 19 निकाले जाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि 5 तारीख को देशव्यापी धरना देने वाले थे, उससे पहले आपने नोटिस चिपका दिया, 10 जनपद के आसपास पुलिस की तैनाती कर दी। हम आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं, दिलीप हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि मेडिक्लेम पॉलिसी में ले रहा हूँ 1 साल के लिए, क्यों जीएसटी ली जा रही है? दही पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, चॉकलेट पे जीएसटी, पेंसिल पे जीएसटी, वो रबर पे जीएसटी, बताइए आप। और वो एक वायरल हो रहा है, एक बच्ची लिख रही है कि पेंसिल लाने के लिए मम्मी डांटती हैं। ये संवेदना कहीं ना कहीं भाई कोई नहीं पूछता होगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है, मेरी जिम्मेदारी है कि जनता, कई बार जब हम अनन्य माध्यमों से संवाद करते हैं तो जिम्मेदारी बनती है हमारी, सवाल पूछे। कचोटता आपको भी होगा संदीप जी, निश्चित रूप से कचोटता होगा कि कहीं ना कहीं देश जिस खुशहाली की प्रतीक्षा कर रहा है वो खुशहाली अभी आई नहीं है। अभी तो महंगाई है, बेरोजगारी है और जीएसटी है। अगर वो खुशहाली आए और या फिर देखिए देश इन हालातों में भी खुश है, आप इससे दुगना महंगाई कर दीजिए, लेकिन ये पीओके ले लीजिए या अक्साई चीन ले लीजिए, फिर आप चाहे दुगनी महंगाई कर दीजिए और बाकी के 2 लोग भी कह देंगे हाँ 4 गुनी कर दीजिए। क्यों दिलीप जी, क्यों भरत जी, बताइए। दिलीप जी बताइए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए चंद्रशेखर जी, अगर विश्व के सभी देशों की अगर बात करें और उसकी तुलना में देखें, अरे सर आप देखिए ताइवान को, आप ताइवान को देखिए, ताइवान को देखिए आप। अब सुन लीजिए, आप प्रश्न पूछने तो 2 मिनट सुन लीजिए। मेरे दोनों साथी हम जब भी आलोचना कटु करते हैं, आप भी सवाल कटु पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब सुन लीजिए। जवाब ये कि अभी पूरे विश्व को पता है कि जब से भारत में और पूरे वर्ल्ड में जब याराना पूंजीवाद आया है तो बाजार एक दूसरे के पूरक हैं और महंगाई दर सिर्फ एक देश तय नहीं करता, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था एक दूसरे के आधारित है और एक दूसरे के साथ चलती है। तो ये महंगाई जो आपको जो दिख रही है तो पहले से महंगाई दर कम हुई है। आप अप्रैल में देखिए महंगाई दर 10% से ऊपर था, फिर 8% हुआ, अभी 7% के आसपास आ गए। तो महंगाई दर धीरे धीरे घट रही है। लेकिन हाँ, जो कोरोना 2 साल रहा है भारत में, उससे हम सब लोगों ने काफी तकलीफें उठाई है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। तो चाहे मिडिल क्लास हो, नौकरी क्षेत्र के लोग हों या प्रोफेशनल लोग हों या हम खुद वकील हैं, हमारे भी क्षेत्र में ये चीजें हुई हैं। लेकिन ये नहीं है कि भारत के लोग डरे हैं, भारत फिर संभला है, उठा है और खड़ा होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी विषयों पे सदन में भी चर्चा होनी चाहिए और सदन के बाहर भी होनी चाहिए। हम लोग भी मीडिया में बैठ के चर्चा करते हैं। ये विषय इस समय ये है कि जो ईडी काम कर रही है, ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो न्याय संगत है। जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी करवा रही है, कांग्रेस कह रही है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार संलिप्त है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई सरकार संलिप्त नहीं है। कोर्ट के प्रति दायित्व होता है, जो कोर्ट में मुकदमे चलते हैं, जो एफआईआर लॉन्च होती है, जो उसके मुलजिम होते हैं कि वो कोर्ट में समय पे जाएं, वो कोर्ट के प्रति इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होता है, उसका दायित्व है। जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो, चार्जशीट हो, वो समय पे वहाँ पे प्रस्तुत करें। मेरे साथी कांग्रेस के कह रहे थे उनके पास कागज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कांग्रेस के लोगों को। उनको तो पता होना चाहिए कि उनके जो इतने बड़े बड़े वकील हैं वो सर्टिफाइड कॉपी से भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। और जब भी कोर्ट में कोई कागज सप्लाई होती है तो दूसरे पक्ष को पहले कागज दिया जाता है, फिर जज साहब को कागज दिया जाता है। तो ये देश जो है संवैधानिक देश है। प्रश्न पूछिए, आपके पास भी 100 प्रश्न हो सकते हैं, हो सकता है मेरे पास सभी 100 प्रश्न के जवाब भी ना हो। नहीं, आपके तो पास 1000 सवालों के जवाब है। सुनूंगा नहीं, हमारे पास तो मात्र 100 प्रश्न होंगे, लेकिन जवाब आपके पास 1000 के हैं। मिलके साथ लेके लड़ाई लड़नी है। ये नहीं होगा कि आप पैर खींचिए, आप देश में कुछ काम करने मत दीजिए और दूसरे को बुरा भला कहते रहिए। इससे अगर समस्या का समाधान तो सबसे बड़ा फर्क पैदा कर दिया है। एक और बात मैं बताओ, जो बेरोजगारी की बात है, आप देखिए बेरोजगारी दर या महंगाई दर
भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें वहां कम है, बनस्पत जहां जहां कांग्रेस की सरकारें वह महंगाई दर भी ज्यादा है और वहां बेरोजगारी दर भी ज्यादा है। तो कांग्रेस भी अपने आंचल में झांक के देखे। ये आप नई बात कर देते हैं, आंकड़ों के भीतर से भी आंकड़े निकाल देते हैं, बाल की खाल निकाल देते हैं आप। लोगों को जो रोजगार दे रहे हैं वो रोजगार सिर्फ अब सरकारी रोजगार तक तो सीमित नहीं है ना, प्राइवेट सेक्टर हो गया या लोग अपना उद्योग पूरे देश में कुछ भी हो रहा है तो कुछ नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में और कांग्रेस राजस्थान में कुछ कर रही है, तो उस पर आपके आरोप हैं। दिलीप, मैं आऊँगा भरत जी, मैं आऊँगा आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, जो मैंने बात कही थी वो सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कह रहा था महंगाई को चाहे दोगुना कर दीजिए, लेकिन जो अपेक्षाएं हैं जनता की उसे पूरा कर दीजिए। फिर कैसे पूरी करेंगे? महंगाई दोगुना कर देंगे तब भी कैसे पूरा करेंगे? जिस देश में 80 करोड़ आदमी सरकार के दिए राशन पर पल रहा होगा, वहाँ आप अगर कोई एरिया और ले लेंगे, एक्साइज चीन ले लेंगे, पीओके ले लेंगे, तो आपका तो दायरा और बढ़ जाएगा। और आप इसका बोझा जनता पर डाल के महंगाई बढ़ाना चाहेंगे तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, क्योंकि हमारी प्रथम जिम्मेदारी है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एरिया है वो सेफ हो जाए, वो डेवलप हो जाए। आप पाकिस्तान को अपने मिला लीजिए, आप चाइना को अपने मिला लीजिए और उसका बोझा जनता के सर पे डाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे चाइना और पाकिस्तान लेकर के? हमें अपने घर से मतलब है, हमें राष्ट्रवाद है, राष्ट्र से प्रेम है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मेरा अपना घर नहीं चल पा रहा है, मेरे अपने बच्चे नहीं पल पा रहे हैं, उनकी तरक्की नहीं हो पा रहे हैं, तो देश की तरक्की मेरे लिए मायने रखती है, लेकिन घर की तरक्की के बाद मायने रखती है ना। देश 4 देशों पर कब्जा कर ले और मेरे घर में भूखा पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, तो उस तरक्की को मैं तरक्की नहीं मानूंगा। तरक्की का मतलब जहां पर सर्वव्यापी तरक्की, इस देश का हर व्यक्ति खाने कमाने लायक हो जाए, इस देश का हर व्यक्ति सरकार के खाते में टैक्स देने लायक हो जाए, उसके बाद आप कहीं कब्जा कर लीजिए तो आप चीजें इजी हो जाएंगी। लेकिन आज की कॉस्ट पर नहीं। जब आज आप अपनी इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रहे हैं, महंगाई को नहीं रोक पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आप युद्ध लड़ेंगे तो युद्ध लड़ने में सरकारी खजाना ही तो खाली होगा। आएगा तो बाद में, रेवेन्यू तो बाद में आएगा, पहले तो आपको लगाना पड़ेगा ना। और वो लगाने का बोझा अगेन किसके ऊपर जाएगा? मिडिल क्लास पर जाएगा। कैसे, क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ सरकारी खजाना जरूर खाली होगा। और सरकारी खजाने को भरने के लिए फिर एडिशनल सेस जो हमेशा लगाए जाते हैं, कभी कृषि कल्याण के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, वो सेस लगाए जाएंगे, एडिशनल टैक्स वसूला जाएगा। और अगेन ये टैक्स कौन देगा? मिडिल क्लास देगा, लोअर क्लास से तो कोई मतलब है नहीं। तो त्रिशूल जी, जरूरी ये है कि हम जो हमारे देश की एग्जिस्टिंग जनसंख्या है और जो एग्जिस्टिंग क्षेत्रफल है वही अपने आप में बहुत बड़ा है, हम इसके अंदर किसी को घुसने न दें, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। जो डिस्प्यूटेड एरिया है, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो अक्साई चीन है, वो डिस्प्यूटेड हैं, उनको आप लीजिए, लेकिन पहले जो क्षेत्रफल है उसको मजबूत कर लीजिए, उसकी सीमाओं को मजबूत कर लीजिए, फिर दूसरे के क्षेत्र में पैर डालिए। ठीक है भरत जी, भरत प्रजापति जी, संदीप दुबे के जवाब से आप बोलिए जी, कहिए आप कहिए। आपका सवाल था कोई? मेरा सवाल ये है कि संदीप दुबे जो कह रहे हैं उससे आप कितना संतुष्ट है? दिलीप यशवर्धन जी को भी सुना, संदीप दुबे जी को भी सुना, क्या लगता है आपको? संदीप जी, मैंने वही कहा ना, संदीप जी देखो, उन्होंने बताया पेशे से एडवोकेट है तो बहुत अच्छी चीज है, वो सब जानते हैं, लेकिन पार्टी में रहकर पार्टी की लाइन पे ही उनको भी बोलना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। बाकी दिल से वो हर चीज जान रहे हैं, मन से भी समझ रहे हैं कि देश के हालात क्या हैं और लोगों की परिस्थिति आज दिन से दिन लेकर अगर देखते हैं तो बद से बदतर होती जा रही है। ये लोगों के सामने ही है और पूरा देश में दिख रहा है। अब ये जैसे बेरोजगार की बात कर रहे थे, तो आज तो पकोड़ा रोजगार भी इनका बंद हो गया। भाई तेल भी आपने 200 रुपए के ऊपर कर दिया। आज पकोड़ा रोजगार जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा नया रोजगार उत्पन्न किया गया था कुछ सालों पहले, वो रोजगार भी आज बंद होने लायक आ गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए इनकी मंशा है। मैंने पहले बार मैं एक ही चीज दोहरा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इनको देश के अंदर जनता की कुछ नहीं पड़ी है। साल भर आप देखिए बोल तो मैं जी तो मैं जी हाँ, मैं आऊँगा आपके पास। संदीप जी, तो फिर ईडी 10 जनपद भी पहुंचेगी, कांग्रेस कार्यालय भी पहुंचेगी। आवाज आ रही है?
मुझे लगता है कि जो भी कार्रवाई ईडी कर रही है वो ईडी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और वो क्या करेंगे हम उसमें हम नहीं अपनी कोई पक्ष रख सकते, न कोई विषय पे बात कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो कार्रवाई हो रही है, कोई भी एजेंसी कर रही है, उसको करने देना चाहिए, वो स्वतंत्र है और वो उसकी जवाबदेही न्यायपालिका में है और न्यायपालिका के प्रति उसकी जवाबदेही है और वो न्यायपालिका में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसमें कोई व्यक्तिवादी होके या पार्टीवादी होके या कोई व्यक्तिगत रूप से सोनिया जी या राहुल जी से कोई दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। और सोनिया जी और राहुल जी देश के बड़े नेता हैं, उन लोगों ने इस देश को चलाया है और जो हमारे कांग्रेस के साथ ही बार बार यंग इंडिया या वो सफाई दे रहे हैं, तो सफाई देने की जरूरत जनता के बीच नहीं है। आप कोर्ट में अपनी बात रखिए, कोर्ट में आप अपनी सफाई दीजिए, कोर्ट अगर सही मानेगी तो फैसला आपके पक्ष में होगा, इसमें घबराने की भी कोई जरूरत नहीं। भरत जी नहीं, वो तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। हम हमारे नेता निर्दोष है और वो चीज हमारे ही समाचार पत्र, जो देश का समाचार पत्र था, उसको बचाने के लिए वो चीज की गई थी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से पूरा देश जानता है, संदीप जी भले कहते हो कि इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, इनके अच्छा इनसे पूछिए फिर जेपी नड्डा जी ने बयान ऐसा क्यों दे दिया था अभी बीच में कि भाई विपक्षी दल जितने भी है, क्षेत्रीय दल है, वो सब खत्म हो जाएंगे, देश में सिर्फ बीजेपी रहेगी। ये बयान का क्या मतलब है, आप बताइए। देखिए ना, वहाँ से ही तो शुरुआत हो रही है ना, उनके बयान में ही हर चीज दिख रही है। और संदीप जी बता रहे हैं कि भाई इसमें इन्वॉल्व, तो समझ रहे हैं जी, के बारे में ज्यादा ध्यान न देकर लोगों की समस्याओं के ऊपर देखिए, लोगों के जो हालात है। आज बैंक, रिजर्व बैंक का रेपो रेट देखिए 2 बार बढ़ गया, अब तीसरी बार भी बढ़ने जा रहा है। लोगों के ईएमआई की हालत खराब है, कैसे भरेंगे, कैसे जाएंगे। कितने लोग बेचारे अपने घर एकदम कम से कम दाम पर बेच कर भी बहुत ही ठीक है अपने बोझे को कम कर लिए, बहुत लोग भाड़े पे रहने चले गए। कितने लोगों का सोना गिरवी रख दिया गया आज बैंकों के अंदर। तो ये बैंकों के अंदर तो ये सब चीज संदीप जी को सोचना चाहिए और अपने ऊपर जो बैठे उनके नेताओं तक पहुंचाना चाहिए कि भाई आप लोगों के बारे में देखिए। लोगों को 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए में झंडा बेचकर करोड़ों अरबों रुपया आप जमा न करें। आप जिस हिसाब से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से भी चंदा जमा करते हो, वो उसमें भी कोई पारदर्शिता है नहीं। बहुत सारी कंपनियों से आपने डील किया हुआ है, बहुत सारी कंपनियों को आपने ईडी लगा कर उनसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा काफी लिया हुआ है। ये सब चीज देश जानता है त्रिशूल जी। तो ये संदीप जी अपने पार्टी लाइन पर रहेंगे, उन्हें सब पता है, उनकी मजबूरी है, वो बोल नहीं पा रहे, वो अलग चीज है। तो मैं फिर से कहूंगा कि भाई जनता के मुद्दों पे ध्यान दीजिए। जनता की जो समस्या है आज के डेट में, खास 2 ही चीज, महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 मुद्दों पे आप काम करिए। इसी के ऊपर विपक्ष खुश है और आपके साथ में है। अगर आप महंगाई और बेरोजगारी के साथ में मुद्दों के ऊपर बात करना चाहते हो तो विपक्ष, खास कर कांग्रेस पार्टी, आपके हर मुद्दे पे बात करने को तैयार है। प्राथमिकता आप इसे दे दीजिए, पहले प्राथमिकता आप महंगाई और बेरोजगारी को दे दीजिए। आज 25% के ऊपर आप भारत देश महान बता रहे हो, आज 25% के ऊपर बेरोजगारी में हमारा देश आ गया है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। अमेरिका में 9% है, जापान में 4% है, हम 25% बेरोजगारी में। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं युवाओं का देश है, हमारे पास 70-65% युवा है। अरे भाई, उस युवाओं को आपने तो पैर पे खड़े ही नहीं होने दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं फिर से संदीप जी से कहूंगा, ये ऊपर तक ये बात पहुंचाए और इसी मुद्दे पे काम करे। और रही बात हमारे नेता की और हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की, तो इसमें वो निर्दोष है। और वो ईडी को आप अगर समझ रहे हो कि काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी देश जानता है कि राजनीतिक षड्यंत्र रचा हुआ है और ये परेशान करने के लिए, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। दिलीप यशवर्धन जी, ऐसा नहीं लगता कई बार सत्ता जनता की संवेदनशीलता को सिर्फ अपनी राजनीति के इर्द गिर्द समझ नहीं पाती है, या समझती है तो उसको कहने का हौसला नहीं करती है, और वो उन बातों को कहने का हौसला करती है केवल जो उपलब्धियां हैं, जो उपलब्धियों के आंकड़े हैं, जो बड़ी योजनाएं हैं, जो भविष्य है, वर्तमान की चर्चाएं गौण हो जाती हैं इन सब में। और शायद अभी इस बार यही हो रहा है। शायद नहीं त्रिशूल जी, ये हमेशा होता है। सत्ता कभी भी अपनी कमियों को कबूल नहीं करता है, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हो, या प्रदेश में भी जिन पार्टियों की सत्ता रहती है। सत्ता हमेशा अपनी उपलब्धियां, अपनी महानता, अपने अचीवमेंट्स गिनाने की कोशिश करता है। उसको अपनी कमियां पता होती हैं, लेकिन चूंकि
सत्ता में रहना है तो सत्ता में जिस तरीके से साम दाम दंड भेद जो राजनीति का नियम कहा जाता है, उस राजनीति के नियम के तहत जैसे भी चलना हो उन्हें चलना है। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनके सामने कोई नहीं है, जो है उनको भी वो खत्म करने पे लगे हैं। ये राजनीतिक भावना के तहत अच्छा हो सकता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को बिल्कुल खत्म कर दें, लेकिन जो भारत के संविधान की मूल भावना है, जो प्रजातंत्र की भावना है, प्रजातंत्र की भावना तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक आपके सामने मजबूत विपक्ष नहीं होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस देश का प्रजातंत्र भी बना रहे राजनीति के साथ साथ, तो विपक्ष को मजबूत होने देना भी आपकी संवैधानिक और राजनीतिक और सामाजिक तीनों तरह की जिम्मेदारी है। विपक्ष को खत्म करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। राजनीतिक देश होना, राजनीतिक मतभेद होना, ये तरक्की का सूचक होता है, लेकिन उसको व्यक्तिगत तौर पे लेकर के उसको खत्म कर देना, विपक्ष को बिल्कुल हाशिए पे लाके डाल देना, ये कहीं से भी राजनीतिक धर्म नहीं है। और अगर ये राजनीतिक धर्म आप नहीं निभाएंगे तो देश में प्रजातंत्र का कोई मतलब रह नहीं जाता। संदीप जी, मैं इस बात कहूंगा, मैं अभी साथी जो बोल रहे थे मैं बहुत हद तक उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि विपक्ष क्या सत्ता पक्ष से बेहतर सोच सकता है कि नहीं सोच सकता, इसको सोचने की आजादी या सोच कहाँ से आएगी कि जब परिवारवाद में चिंता हुआ विपक्ष हो, भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ विपक्ष हो, अपने से आगे वो सोचता नहीं हो, दृष्टा बना विपक्ष हो। तो ऐसे देश में ऐसी विपक्ष की जरूरत ही कहाँ है? ऐसे विपक्ष तो देश के लिए घातक है। बेहतर है कि नई क्रियाशीलता है, नया सृजन हो, नए तरीके से सोच उभरे और हमसे बेहतर लकीर खींचने वाली पीढ़ी है जो हमसे बेहतर सोचती हो, हमसे बेहतर लकीर खींचती हो। और राजनीति प्रतिस्पर्धा नहीं है, राजनीति एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे से बेहतर विचार लाके देश को अच्छा बनाए, सबल बनाए, बेहतर नेतृत्व दे। ये कौन रोका है? और हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी बार बार इस विषय को रखा। और फिर मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक ही बात कहूंगा कि आपको लगता है कि मैं बुरा हूँ, आप मेरे से अच्छा करिए, कौन रोका है? जनता ही तो जनार्दन है, जनता ही तो वोट देती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश, अपने समाज के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। माना कि अगर मैं गलत हूं तो आपको गलत होने के लिए किसने बोला है? आप गलत मत होइए, आप अच्छा हो जाइए। लेकिन विपक्ष जो है अच्छा न सोच सकता है, न अच्छा बोल सकता है और न अच्छा देख सकता है। ऐसा विपक्ष इस देश में किस काम का? न सदन के अंदर चर्चा किसी विषय ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। भरत प्रजापति जी, आपका जवाब। एन केन प्राकेण कुर्सी पे बैठना। ठीक है, भरत प्रजापति जी, क्या वाकई में विपक्ष अच्छा नहीं सोच पा रहा है? क्या विपक्ष वाकई में भ्रष्टाचार से नहीं उबर पाया है अब तक? अगर संदीप जी को लगता है कि विपक्ष अगर महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है तो उनके हिसाब से विपक्ष अच्छा नहीं सोच रहा है। ठीक है, जनता देख रही है। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। भरत सिंह जी, भरत प्रजापति जी, संदीप दुबे जी, दिलीप यशवर्धन जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल लगातार जो हो रहा है उससे सब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं 12 तारीख आ जाएगी और जनता की बातें धराशायी हो जाएंगी और उस दौरान जो कार्रवाई होती रहेगी उस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए।